हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का भारी भरकम चैप्टर करने के बाद इस चैप्टर में से एग्जाम में 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो आपका वेटेज है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज है। ट्रिग्नोमेट्री के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं और उसकी एप्लीकेशन भी आ सकती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। इस चैप्टर का जो अपना कॉन्सेप्ट है सिर्फ 2 स्लाइड्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, सिर्फ थ्योरी बेस्ड है। बट जो मेन एप्लीकेशन है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री की करनी पड़ेगी, और बहुत बेसिक लेवल की ट्रिग्नोमेट्री। ओके, बहुत ज़्यादा तामझाम आपको ट्रिग्नोमेट्री का नहीं चाहिए इसमें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। एप्लीकेशन का मतलब हम जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज, थीटा, एंगल ऑपोजिट टू द परपेंडिकुलर, ओके, इन दैट सेंस वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए आपकी जो प्रॉब्लम्स का सेट हो सकता है वो कैसा हो सकता है। आपको मिल सकती हैं बिल्डिंग्स, ठीक है। बिल्डिंग्स की हाइट निकालिए। बिल्डिंग के ऊपर अगर आपने कोई लैडर प्लेस करनी है वो आप निकालिए। यहाँ से आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, टावर की हाइट निकालिए। बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, बिल्डिंग से नीचे देख रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कोई कार बिल्डिंग की तरफ आ रही है तो वो कार की पोजीशन से कितने टाइम में वो कार बिल्डिंग तक पहुंचेगी, इस तरह के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। नंबर 2 पे ट्री, ब्रोकन ट्री, इस तरह के क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ट्री है अगर वो टूट गया बीच में से और सड़क के ऊपर गिर गया है तो जो ब्रोकन पार्ट है उसकी हाइट बताइए कितनी है। और आपके पास आ सकते हैं फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की आपको क्या पूछा जा सकता है, हाइट पता करें। हाइट का मतलब कोई फ्लाइंग बर्ड है, फॉर एन एग्जांपल कोई फ्लाइंग प्लेन है, तो प्लेन की कोई स्पीड दे रखी है आपको, तो आपको पूछा गया कि वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है, या प्लेन की आपको हाइट दे रखी है, पूछा गया उसकी स्पीड क्या है इन अ सर्टेन फॉर सर्टेन डिस्टेंस, तो ये पूछ सकते हैं आपसे। नंबर 4 पे फ्लाइंग, उसके बाद आ जाते हैं लेडर्स के क्वेश्चन। कोई बिल्डिंग में काम चल रहा है और आपको वहां पे लेडर प्लेस करनी है किसी विंडो तक, तो लेडर कितनी हाइट के लें ताकि वो पूरी की पूरी विंडो पे फिट आ जाए। ठीक है, कुछ इस तरह की, मतलब मैं बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को, देखते हैं क्या क्या समझने वाला है। तो पहला इसमें जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बोला था 2 ही स्लाइड हैं इसमें। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब, एलिवेशन का मतलब आप समझ के चलिए, यहां पे मैं पहले ही हाईलाइट कर देता हूं, व्हेन वी लुक अपवर्ड्स। जब हम किसी भी चीज को अपवर्ड्स देख रहे हैं, हमारी हाइट से या जहां से भी ग्राउंड लेवल से हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देखने का मतलब मैं फैन को देख रहा हूं, तो फैन को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होगी। मैं किसी एयरप्लेन, कोई एयरप्लेन उड़ रहा है हवा में, मैं उसको देख रहा हूं तो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करनी है। द बर्ड इज फ्लाइंग इन द एयर, तो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करनी है। मैं रोड पे जा रहा हूं, किसी टावर के टॉप को देख रहा हूं तो भी मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करनी है। ओके, जब हमने नीचे देखना है वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल व्हेन ऑब्जेक्ट इज अपवर्ड्स टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब जो बंदा किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसको ऑब्जर्वर बोला जाता है। किसी टाइम पे ऑब्जर्वर की पूरी हाइट भी गिवन होती है तो ऑब्जर्वर उसको माना जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई पॉइंट ऑन द ग्राउंड ले लेते हैं, सम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, है ना, तो यहां पे हम ऑब्जर्वर की हाइट को इग्नोर कर देते हैं। तो डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे। तो फॉर एन एग्जाम्पल, हियर इज द पोजीशन ऑफ द गर्ल एंड ये गर्ल क्या कर रही है, इट इज लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट विच इज ऑब्जेक्ट इज अपवर्ड्स टू द ऑब्जर्वर, अपवर्ड है। तो यहां पे आपको क्या करना है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे आपको 2 लाइंस बनानी है फ्रॉम योर आई, फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर यू नीड टू ड्रॉ 2 लाइंस। द फर्स्ट लाइन इज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट आपको कनेक्ट करेगी आपकी आई को किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करेगी, आपकी आई को ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करेगी। ठीक है, दूसरा आ गया, आपको दूसरी लाइन कौन सी बनानी है, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल विच वुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड।
दो लाइनें बनानी है, एक जाएगी लाइन ऑफ साइट और दूसरी जाएगी हॉरिजॉन्टल। जब भी आप दो लाइनें बनाएंगे और तीसरी लाइन क्या बनानी है आपको, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और लॉजिकली हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल जो है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल व्हेन यू आर लुकिंग अपवर्ड्स, तो दोनों के बीच का जो एंगल है उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। गॉट इट? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन किसका होता है? ऑब्जर्वर का होता है या ऑब्जेक्ट का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो हम बोलते हैं the angle of elevation when we are looking upwards, elevation का मतलब looking upwards, belongs to the object which is being seen। जिस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ऑब्जर्वर का नहीं होता। तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्लाइंग काइट। ये आपको याद रखना होगा। तो सिंपल सी बात दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इस पॉइंट से आप देख रहे हैं और ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आ गई आपकी लाइन ऑफ साइट, और ये क्या आ गया आपका, मैंने बोला था दो लाइनें बनानी है, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल, और दोनों के बीच का जो एंगल है, क्योंकि हम अपवर्ड देख रहे हैं इसलिए इस एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो बस आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और ज्यादा बड़ी साइंस इसमें नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया अपवर्ड देखने का काम। अब डाउनवर्ड देखते हैं। ये रही डाउनवर्ड की सिचुएशन। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कहती है स्टेटमेंट, सी केयरफुली। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब हम नीचे देखते हैं तो हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम नीचे देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब हम ऊपर देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच में? लाइन ऑफ साइट एंड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल व्हेन ऑब्जेक्ट इज डाउनवर्ड टू द ऑब्जर्वर। देखिए वही सेम बात लिखी हुई है, बट इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है। मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पे ऑब्जर्वर की आई होगी वहां से दो लाइनें बनानी है। पहली लाइन आएगी लाइन ऑफ साइट, हम नीचे को देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी लाइन क्या आएगी डायग्राम बनाने के लिए? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बनाए बिना बात नहीं बनेगी। तो ये आ गई आपकी हॉरिजॉन्टल। ये हमेशा किसके पैरेलल होती है? ग्राउंड के पैरेलल होगी। तो इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक तो ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया, तो दो ट्रायंगल बन जाते हैं। और यहां पे आपको बात याद रखनी होगी कि एंगल, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो जब भी हम अपवर्ड्स देखते हैं तो वी टॉक अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम डाउनवर्ड्स देखते हैं तो हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल किसके बीच में बनता है? टू लाइंस शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द आई साइट। कौन कौन सी? एक तो होगी हॉरिजॉन्टल। अगर आप एलिवेशन ले रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो आपकी डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी। अगर आप डिप्रेशन ले रहे हैं तो आपकी डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, चलिए देखते हैं आगे प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ जी बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को रिकैप कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक जरूरत हमें पड़ती है राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर हमारे पास कोई भी दो साइड्स हैं, लेट अस अज्यूम ये 6 है, ये 8 है, तो आप इसको 10 निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। बट अगर आपके पास सारी साइड्स नहीं है, जो टू साइड्स हैं वो आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर साइड्स नहीं है तो आपके पास ऑप्शन बचती है कि अगर आपको ये एंगल गिवन है, लेट अस अज्यूम ये एंगल है 36 डिग्री। मिटता ही नहीं यार, की बकवास है।
चलिए बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा हमें रिवाइज करना पड़ेगा। तो हमने क्लास 10 में चैप्टर नंबर 8 में क्या क्या पढ़ा है। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल को समझना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट कर देता हूँ, ट्राइंगल ABC एंड लेट अस अज्यूम ये एंगल B90 है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को समझने के लिए अगर आप देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपको बेस लग रहा है और ये आपको क्या लग रही है बच्चों, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं इसको कई लोग, ऑल्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। और ये क्या आ गया, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इज द साइड विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू राइट एंगल। तो 3 साइड्स आपके पास आ गई, बट मैथमेटिशियंस की आपस में तकरार हुई। जब आप ट्राइंगल को यहां से देख रहे हैं तो आपको ये बेस नजर आ रहा है, बट अगर आप ट्राइंगल का पॉइंट ऑफ व्यू अपना चेंज करेंगे, यहां से देखेंगे तो आपको बेस ये नजर आ रहा है। तो मैथमेटिशियंस ने आपस में इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कि बेस कौन सा होगा, ये बेस है या ये परपेंडिकुलर है, इसका ऑपोजिट करें, या तो ये बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगी। ये प्रॉब्लम मैथमेटिशियंस के सामने आई। तो उन लोगों ने आपस में म्यूचुअली डिसाइड किया कि क्या डिसाइड किया कि बेस और परपेंडिकुलर के लिए हम झगड़ा नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन निकालते हैं, ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं जिससे हमारी बेस और परपेंडिकुलर का झगड़ा निपट जाए। कैसे, वो आपको समझाता हूं। उन्होंने एक क्या किया, दे टुक अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या किया कि ट्राइंगल का कोई भी एक्यूट एंगल को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम ये एंगल मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया थीटा। तो इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर मान ली गई। परपेंडिकुलर क्या आई, साइड ऑपोजिट टू एंगल अंडर कंसिडरेशन विच इज थीटा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड को माना गया परपेंडिकुलर, और इसकी जो एडजेसेंट साइड है इसको क्या माना गया, बेस। तो दूसरी साइड मानी गई बेस। बेस का मतलब साइड एडजेसेंट टू थीटा। ठीक है जी। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ पे अपना एंगल चेंज कर देते हैं, अगर आप ये एंगल लेते हैं, लेट अस अज्यूम ये मैं अल्फा ले लेता हूँ, तो इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और इसकी एडजेसेंट साइड बेस होगी। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं। इस चैप्टर में आपको 99.99% ये ऊपर वाले एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमारा नीचे वाले से काम चल जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर और बेस आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। परपेंडिकुलर और बेस के बाद हमें आगे डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए उसके ऊपर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जब हम ट्राइंगल की साइड्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज आती हैं। परपेंडिकुलर को बेस के साथ डिवाइड कर सकते हो, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर के साथ डिवाइड कर सकते हो उसका उल्टा करके, और बेस को परपेंडिकुलर के साथ डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, आप परपेंडिकुलर को बेस के साथ डिवाइड कर सकते हो या बेस को परपेंडिकुलर के साथ डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास 6 डिवीजन के एट अ टाइम 2 अगर साइड्स लेते हैं तो 6 सेट बनते हैं। मैथमेटिशियंस ने हर एक सेट को अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहला नाम हमारे पास क्या है, साइन ऑफ एंगल। कौन सा हमने वहां पे लिया है, थीटा। साइन रेशियो को हम एब्रीविएशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, साइन थीटा। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर आप देखेंगे तो यहां पे परपेंडिकुलर कौन सी है हमारी, नोटिस करिए ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर आपको मिलेगी सी के ऑपोजिट, थीटा के ऑपोजिट साइड विच इज ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ए सी। तो आपको डायग्राम के हिसाब से देखना आना चाहिए। ठीक है जी। दूसरी हम साइड लेते हैं, दूसरी साइड है मेरे पास दूसरी टी रेशो जिसको हम कहते हैं कोसाइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा को हम जानते हैं कॉस थीटा के नाम से, और ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। तो थीटा के लिए बेस कौन सा है बच्चों, BC, और हाइपोटेन्यूज है AC। तो बेस BC, हाइपोटेन्यूज AC। तो BC ओवर AC, ये मेरे पास आ गई कोसाइन रेशो। कोसाइन के बाद तीसरी टी रेशो जो हमने नाम रखा
टेंजेंट ऑफ थीटा, जिसकी एब्रीविएशन हम क्या यूज करते हैं बच्चों, टैन थीटा। टैन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कौन सी है, ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस कौन सा है, बी सी। ठीक है जी, ये 3 टी रेशो आई। 4th टी रेशो कौन सी है, जबकि आपको इस चैप्टर में इन 3 से ही आपका काम चल जाएगा, आपको चौथी टी रेशो की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझने के लिए डिस्कस कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम कोटेंजेंट। क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट। और इसकी हम लेते हैं 3 लेटर्स, जिसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, टैन का रेसिप्रोकल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो इसको लिखा जाएगा बी सी ओवर ए बी। नेक्स्ट नंबर 5 पे कॉट के बाद आएगा आपके पास सीकेंट, सीकेंट ऑफ थीटा, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सेक थीटा। ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, वो भी डिस्कस करेंगे अपन। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज है ट्राइंगल में ए सी, और बेस कौन सा है उस थीटा के लिए, दैट इज बी सी। और नंबर 6 पे हमारे पास आ गया कोसीकेंट, कोसीकेंट, कोसीकेंट ऑफ थीटा, जिसको हम एब्रीविएशन तौर पे कॉसेक थीटा लिखते हैं। ये होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ए सी ओवर ए बी। ये 6 टी रेशो बनती हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है। आपके लिए इस चैप्टर में जो मेन जरूरत पड़ेगी, ये तीनों की जरूरत पड़ेगी, साइन, कॉस और टैन। ये आपको याद होनी चाहिए। साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टैन परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, फर्दर अगर इसको एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको क्या मिलता है, साइन, साइन की वैल्यू है ए बी ओवर ए सी, और यहाँ पे आप देखेंगे कोसाइन की वैल्यू है ए सी ओवर ए बी। तो यहाँ से देखने से पता चलता है कि जो साइन रेशो है और कॉसेक रेशो है, ये दोनों आपस में एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। तो हम यहीं पे इंक्लूड कर सकते हैं कि साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बाना है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा की टी रेशो क्या है, बी सी ओवर ए सी, या बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर आप सीकेंड थीटा को देखेंगे, सीकेंड थीटा की टी रेशो क्या है, ए सी ओवर बी सी। तो बी सी ओवर ए सी ओवर बी सी, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है बच्चों सीकेंड थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सीकेंड थीटा। तीसरी टी रेशो है हमारे पास टेंजेंट, टैन थीटा। टैन थीटा की टी रेशो हमने ट्राइंगल के हिसाब से क्या बनाई है, ए बी ओवर बी सी। और अगर आप कॉट को देखेंगे, कॉट की टी रेशो हमने क्या बनाई है, बी सी ओवर ए बी। तो यहां से हमें देखने से क्या पता चलता है कि टैन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। टैन और कॉट भी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर टैन की वैल्यू √3 है उस एंगल पे, तो अगर आप कॉट की वैल्यू देखेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 1/√3। ओके, चलिए, तो ये 3 टी रेशोज की रेसिप्रोकलशिप आपको पता होनी चाहिए, कहीं भी इसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है। तो एक तो आपको पता क्या चाहिए, कौन सा बेस कौन सा परपेंडिकुलर होगा। दूसरा, साइन कॉस टैन टी रेशोज ट्राइंगल के हिसाब से याद होनी चाहिए, और ये रेसिप्रोकल कभी काम आ जाते हैं। अब मेन जो बात आती है वो आती है टेबल की, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये रहा, ये आपको कभी एग्जाम में गिवन नहीं होगा, बट ये टेबल आपको बनाना आना चाहिए। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वैल्यूज याद कर लेते हैं बच्चे, अगर याद कर लेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छी तो कोई बात है नहीं। वो क्वेश्चन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे याद हो जाता है। बट मसला यहाँ पर यह है कि अगर ये टेबल हमें नहीं बनाना आता तो टेबल को बनाना कैसे है, वो आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहला काम, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला काम आपको लिखना है 0 1 2 3 4। ओके, फिर आपको इन सबको 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। पहला काम 0 से 0 1 2 3 4, दूसरा काम 4 से डिवाइड, और तीसरा काम स्क्वायर रूट लेना है आपने। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए सिंप्लीफाइड वे में।
तो 0/4 0 होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0। 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2। 2/4 होता है 1/2। अगर 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट आएगा रूट 2। रूट 3/4, 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। 4/4 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो अगर आपने इतना काम कर लिया तो आप टेबल में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इससे से आपका काम चल जाएगा। तो ये जो पहली टी रेशियोज आपके पास आ रही हैं, ये किसकी आ रही हैं? साइन की। और थीटा यहाँ पे कितना आप लेंगे वो मैं आपके साथ एक बार शो कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है जी। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। दूसरा आपको चाहिए इसमें कॉस। कॉस कैसे आएगा? आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। जब आप ऑर्डर को रिवर्स करेंगे, जो लास्ट में लिखा हो उसको सबसे पहले उठा के ले आइए। 3/2, 1/2 एंड 0। तो जब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो आपके पास कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी। तो साइन आएगा 0, 1, 2, 3, 4, डिवाइड बाय 4, टेक द स्क्वायर रूट। 3 स्टेप्स हैं जिससे आपके पास साइन की वैल्यूज आ जाएंगी। कॉस की वैल्यू रिवर्स ऑर्डर। उसके बाद तीसरी चीज आपको चाहिए टैन। टैन बेसिकली क्या होता है? साइन डिवाइडेड बाय कॉस। साइन को कॉस के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको टैन ही मिलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं, साइन डिवाइड बाय कॉस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। एच एच कट गए, पी बाय बी क्या होता है बच्चों? टैन थीटा। तो इस तरह से निकल आएगा आपका। तो जब आप डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइड बाय 1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास 1/√3 आएगा। 1/√2 1/√2 1, √3/2 1/√2। जब इनको डिवाइड करेंगे 2 के साथ 2 कैंसिल होगा, आपके पास √3 बचेगा। और 1/0 ND। ND का मतलब हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ये आपको बात याद रखनी होगी। ये 3 ही वैल्यूज हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट फिर भी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। कॉट थीटा। कॉट क्या होता है? रिवर्स ऑफ साइन, रिवर्स ऑफ टैन। टैन को उल्टा करके लिखते हैं। नॉट डिफाइंड पहले आ जाएगा, √3 उसके बाद आएगा, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। ठीक है जी। तो कॉस के बाद टैन आ गया, टैन के बाद कॉट आ गया। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या चाहिए? सीकेंट। वैसे तो अगर आप लॉजिक लगाएंगे, अगर आपको कॉस याद है तो सीकेंट आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जितनी वैल्यू कॉस की है, अगर आप उसको उल्टा देंगे तो आपके पास सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो सीकेंट थीटा। सीकेंट क्या होता है? 1/cos। कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2। अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे 2/√3, 1/√2। इसका रेसिप्रोकल अगर लेंगे √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 हैज नो रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, देयरफॉर जो है सीकेंट 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है। और लास्ट वैल्यू आपको चाहिए कोसेकेंट थीटा। इसके लिए भी आपको क्या करना है? इस ऑर्डर को जो आपने अभी बनाया किसका? सीकेंट का, इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। जो लास्ट है उसको सबसे पहले ले आइए। नॉट डिफाइंड 2, √2, 2/√3 और 1 लास्ट में चल जाएगा। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो आपको बनाना आना चाहिए। अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो मेन डिस्कशन की वैल्यूज रहेंगी, जो आपको एंगल डिस्कशन करनी होगी, वो कौन सी है? वो है 30। सिर्फ इतना टेबल आपके काम आएगा, क्योंकि फिजिकल ऑब्जेक्ट है ना, तो 0 डिग्री हमारे काम आएगा ना 90 डिग्री की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं?
सबसे इंपॉर्टेंट ये याद कर लीजिए तीनों। सबसे इंपॉर्टेंट 10 है, 30 पे 1/√3, 45 पे 1 एंड 60 पे √3। 99% क्वेश्चंस में 10 यूज होता है। ठीक है, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें साइन भी यूज होता है, जैसे ट्री का क्वेश्चन है या लैडर का क्वेश्चन है, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको साइन की जरूरत पड़ सकती है, और बहुत रेयर कॉस की। तो टोटल आपके पास 9 वैल्यूज हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। ये 9 वैल्यूज को आप लर्न करिए, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्स्ट बुक में टेबल बना हुआ है, टेबल बनाना भी सिखा दिया, वहां से यूज करिए। तो ये रहा आपका टेबल। साइन है 0, 30, 45, 60 एंड 90। पहले आपको 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, डिवाइड बाय 4 करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो 0 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट, √3/4 का स्क्वायर रूट एंड 1 का स्क्वायर रूट। साइन के बाद आपको क्या करना है, राइट द वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर। जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको सबसे पहले लिख लिया, √3/2, 1/√2, 1/√2 एंड 0 आ जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए tan। tan क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो साइन को कॉस के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आपके पास आएंगे वो क्या आएंगे, tan की वैल्यूज। और याद रखना होगा 1/0 इज नॉट डिफाइंड, वो 0 नहीं होता। tan के बाद cot। cot क्या है, सारी वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, जो tan का रेसिप्रोकल है रिवर्स ऑर्डर में। तो 1/√3 का 3, 1, फिर 1/√3 इधर आएगा और 0 यहाँ आएगा। सीकेंड चाहिए, सीकेंड क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है, ये रहा कॉस का रेसिप्रोकल। तो जो कॉस की वैल्यूज हैं उनको आप उल्टा दीजिए तो आपके पास सीकेंड आ जाएगा। और को सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, को सीकेंड है साइन का रेसिप्रोकल। अदरवाइज आप सीकेंड को उल्टा दीजिए तो आपके पास रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, आपके पास किसकी वैल्यूज आ जाएंगी, सारी को सीकेंड की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये बेसिक चीजें हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चंस के साथ ही मजा आएगा चीजों को डिस्कस करने का। टेबल हो गया।